गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में आप ग्रेविटेशन के बारे में कर चुके हैं और उसे हम जो उसका फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक ग्रेविटेशन हो चुका है और याद हो अगर आपको मैंने लाइव वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दी थी वो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इन दोनों के लिए दी थी। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो हैवी बॉडीज हैं वो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रही है वो है ग्रेविटेशन। लेकिन अब हम ग्रेविटेशन में पूरी कोई भी दो बॉडीज की जगह उसी फोर्स में अगर हम अर्थ को फिक्स कर दें और किसी दूसरे को चेंज कर दें कि अर्थ सन पे कितना लगा रही है, अर्थ मून पे कितना लगा रही है, अर्थ हम पे कितना लगा रही है, तो एक आपने अर्थ फिक्स कर दिया और दूसरा कोई भी आप चेंज कर रहे हो तो उस फोर्स को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरे हैवी बॉडीज के लिए हम इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए कंसीडर करेंगे, मीन्स हमारे जैसे लोगों के लिए या मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए जो कि अर्थ की तरफ आ सके, उसकी तरफ मोशन कर सके, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कि सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये सन है और ये अर्थ, पर क्या अर्थ सन के साथ जाके ऐसे चिपक गई? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक डिस्टेंस है, वो इसको बरकरार रखना है, जिस वजह से वो इसके चारों तरफ क्या करेगी? सिर्फ रिवॉल्यूशन करेगी और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा ही अर्थ और मून का केस है। मून कभी अर्थ पर आएगा, अर्थ के साथ आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस उन्हें मेंटेन रखना है, इसीलिए मून सिर्फ उसके चारों तरफ क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात करें जो अर्थ के पास आ जाए, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि मैंने ये मार्कर है इसे थ्रो किया तो ये थोड़ी देर बाद एक हाइट तक गया, वापस कहाँ आ गया? नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अर्थ ने इसे क्या किया? अट्रैक्ट। तो ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका मास मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पर इसको ग्रेविटी वाले फोर्स में ले सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो समझ गए, एक में आप अर्थ फिक्स कर दोगे और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका मास आप कैपिटल एम अज्यूम करोगे और जो दूसरी बॉडी है उसका मास स्मॉल है, आपने इसे थोड़ी सी हाइट पे थ्रो किया फिर वापस आ गया ये। ठीक है, यहाँ से करो, ये यहाँ से करो, आपने इसको थोड़ी सी हाइट पे थ्रो किया, थोड़ा ऊपर थ्रो किया तो यहाँ से घूम के नीचे आ गया, लेकिन लास्ट में आएगा वो कहाँ? नीचे। और इतना कम मास लेना है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सको, मीन्स बहुत ही कम मास है उसका। ठीक है, तो तब हम ग्रेविटी फोर्स ले सकते हैं। तो एक बार हमने जो ग्रेविटेशनल लॉ किया था उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बोल के भी काम चला सकती थी, लेकिन कई बच्चे कहते हैं आपने कराया तो है नहीं, मान लो एग्जाम में आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो यहाँ बोर्ड पे मैंने राइट कर दिया और आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ आपको कि जो भी बोर्ड पे लिखा होता है वो सब राइट करना है आपको, साइड बाय साइड, लास्ट में नहीं करना, साथ के साथ राइट करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो भी साथ साथ होते जाते हैं। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन का मैं आपको पीडीएफ लास्ट में इसलिए देती हूँ कि आप उसके आंसर चेक कर सको कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं आए हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ सॉल्व नहीं करते, जैसे ही पीडीएफ जाता है हमारी तरफ से फिर पूछते हैं मैडम ये क्वेश्चन कैसे हुआ, मैडम ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये वाला समझा दो, ये वाला समझा दो। तुम्हें पहले टाइम दिया जा रहा है, साथ के साथ सॉल्व करते रहो, कोई डाउट है तो पूछते रहो। पीडीएफ जाने के बाद आपका डाउट पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पीडीएफ इसलिए दी जाती है कि आपने जो सॉल्यूशन किए हैं उसको मैच कर लो कि आपका कोई गलत तो नहीं आ गया आंसर, और अगर कोई आपको समझ में नहीं आया तो वो पीडीएफ देख के, आंसर देख के आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद डाउट नहीं आने चाहिए, और बल्कि तुम लोगों के उसके बाद डाउट आते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता दिया, ये नोट्स बनाते जाओ और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी आते जाए इस टॉपिक के, जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ से जुड़े हुए हैं। क्या हम गिरते हैं कहीं?
ठीक है। मान लो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपनी एक्सिस पे और हम भी उस हिलने लग जाए, गिरने लग जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ ने हमें अपनी तरफ बाइंड कर रखा है, जोड़ रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है, इसीलिए हम गिरते नहीं हैं। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है, वो भी किस वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, क्योंकि मून और अर्थ बड़े हो गए तो इसको हम ग्रेविटी में अभी काउंट नहीं करेंगे। एंड टाइड अकर्स ड्यू टू दिस फोर्स। आपने सुना होगा टाइड्स आती हैं ओशियन में, तो वो जो टाइड्स आती है मीन्स पानी एकदम से बहुत ऊपर उठता है फिर नीचे आता है। रात के समय ऐसा होता है, क्यों? ये भी अट्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे अर्थ पे वाटर है और ये मून है, तो अर्थ के और मून के अट्रैक्शन की वजह से ये पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऐसे लहरें आती हैं बहुत तेज तेज, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? टाइड्स कह देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ग्रेविटेशन मैंने पहले ही बता दिया है। व्हाट इज ग्रेविटेशन, इसे भी हम रीड कर लेते हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अभी भी जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास आप बहुत कम मान रहे हो, जब वो अर्थ की तरफ फॉल करता है, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन अंडर फ्री फॉल, तो हम उसे बोल सकते हैं वो फ्री फॉल कर रहा है, मीन्स फ्रीली फॉल कर रहा है, उसके लिए कोई भी वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो वैसे क्या करते हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो आपको उसको वेलोसिटी देनी पड़ती है, लेकिन इस केस में मान लो आप इसे ऊपर ले गए और यहाँ से लाते ही आपने छोड़ दिया, ठीक है, क्या आपने इसको कोई वेलोसिटी दी? ऐसे फेंका? नहीं, आपने सिंपल छोड़ा, तो बिना वेलोसिटी दिए भी ये मोशन में आ गया। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं हमने कोई इस पर फोर्स नहीं लगाया, इसको फ्री छोड़ दिया था हमने, तो फिर भी ये क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। और इट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, या फिर हम बोलते हैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा है भाई, जिसकी वजह से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है। इन दिस फ्री फॉल एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज कांस्टेंट। तो इसके बारे में आपको बताया था क्या कि कोई भी फोर्स लगता है तो फोर्स से बॉडी को क्या मिलती है? एक्सीलरेशन मिलती है। एक्सीलरेशन से बॉडी को क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी से वो बॉडी क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है, यानी मोशन में आ गई, अपनी पोजीशन उसने चेंज कर ली। तो यहाँ भी इस ग्रेविटी वाले फोर्स से उसको एक एक्सीलरेशन मिलती है बॉडी को। फोर्स से क्या मिलती है? एक्सीलरेशन। उल्टा चल रहे हैं हम, फॉर्मूले में ऐसे ही करते थे ना कि पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर वेलोसिटी आती है उन दोनों से, फिर उससे एक्सीलरेशन आती है, और एक्सीलरेशन से फोर्स। तो अब हम इसको रिवर्स में एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो है बॉडी की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, which is also known as acceleration due to gravity, जिसे कि हम क्या कहेंगे? acceleration due to gravity, and it is denoted by small g। तो जो भी आपको मैंने समझाया वो आपको इसमें इंग्लिश फॉर्म में, इसको थियोरेटिकल फॉर्म में लर्न भी करना होता है। ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? इट इज दैट फोर्स विद विच एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, या अर्थ जिस फोर्स से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इट इज द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। जो आपको स्टेटमेंट अच्छी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है। अगर है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपको याद करनी है तो। व्हाट इज ग्रेविटी? एक और स्टेटमेंट है इसकी, और में लिख देते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पूरा लिख देती हूं मैं, ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, या इट इज द फोर्स ड्यू टू विच, यहां अट्रैक्शन नहीं लिखते हैं, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक इसकी ग्रेविटी की डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगे वो वाली कर लेना। और यहाँ से तो फिर ये अलग है,
यहाँ से एक्सेलरेशन की स्टार्ट हो रही है। कई बच्चे सोचेंगे हाँ ये 5 लाइन लर्न करने की जगह ये 1 लाइन लर्न कर लेते हैं। नहीं, ग्रेविटी की डेफिनेशन ये 3 लाइन की है या ये लाइन की है, ये आप लर्न कर लो। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बता रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ जी? आपने पढ़ा था लाइव में, मैंने बता दिया था कि जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 या 10, लेकिन अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी नीचे आ रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल फॉर्मूला। बट एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी, क्योंकि हम ग्रेविटी वाले फोर्स की बात कर रहे हैं कि जिस फोर्स से वो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जी। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही, पर बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं तो हम ग्रेविटेशनल बोल देते हैं, और अगर हम थोड़े छोटे लेवल पे देख रहे हैं, इसका मास हमने बहुत कम ले रखा है तो हमने उसका नाम भी छोटा कर दिया, ग्रेविटी है दोनों एक ही बात। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला था और ग्रेविटी वाले फोर्स का ये फॉर्मूला। अगर हम इसमें हमने थोड़ा सा देखो चेंज किया है, वहां पर स्मॉल आर था, यहाँ पर हमने कैपिटल आर किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमने अब ये बॉडी जो लिया है वो बिल्कुल अर्थ के पास ली है, कि अर्थ के सरफेस से मैंने उसे ग्राउंड से इतने हाइट पर थ्रो किया, तो ये क्या हो गई उसकी रेडियस। ये जो डिस्टेंस हो गया दोनों बॉडी के बीच में, एक का मास है कैपिटल एम, एक का मास है स्मॉल एम, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल आर, दैट मींस रेडियस ऑफ अर्थ। जब वो बहुत दूर दूर थे दोनों ऑब्जेक्ट तब तो आप आर ले रहे थे, स्मॉल आर, और अब ये सरफेस पे ही है, थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने ओशन में से 2-4 बकेट पानी ले भी लिया या डाल भी दिया उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना बड़ा इसकी रेडियस है अर्थ की, उसमें अगर आप 2-4 सेंटीमीटर मीटर ऐड कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने स्मॉल आर की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर। अब इन दोनों फोर्स के फॉर्मूलों को इक्वल रखेंगे, देखो, क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं। एम जी किसके इक्वल होगा, जी एम एम अपॉन, फिर मैंने स्मॉल आर लिख दिया, कैपिटल आर आएगा, आर स्क्वायर। एम से एम तो क्या बच गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये भी हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, ये पुट करेंगे। मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ये होती है 6 × 10⁻²4, ये पुट करेंगे यहाँ। और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स होता है, इसकी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखो कितनी बड़ी रेडियस है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, मिलियंस में आ रही है, ठीक है। उसमें अगर 1-2 मीटर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी ही वैल्यूज देखो कांस्टेंट है, फिक्स है सारी वैल्यू। जब आप इनको यहाँ पुट करोगे, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, मास की 6 × 10⁻24 और रेडियस की 6.4 × 10⁻6 पूरे का होल स्क्वायर। इतना ही पुट करना है आपको, सॉल्व नहीं करना। आप सीधा बोल दोगे कि इसकी वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मन हो तो कैलकुलेटर से करके देख लेना, लेकिन आप इतना लर्न कर लोगे तो बहुत है। स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे 10 भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों के बीच का डिफरेंस भी ध्यान रखना है, दोनों के फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं, और इसमें ये जो टर्म आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी आपको वैल्यू भी याद रखनी है, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे।